क्राइम एंड पनिशमेंट, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की का मशहूर नावल क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में आज हम ये अपना लेक्चर बना रहे हैं। वैसे ये जो कहानी है, ये जो नावल है, इसके लिए कम से कम 3 से 4 घंटे दरकार हैं। इसको सिर्फ ऑडियो या वीडियो के ज़रिए अगर ए से जी पढ़कर सुनाया जाए तो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरा नावल ना बताएं आपको, लेकिन इसका जो मरकज़ी थीम है, इसका जो मरकज़ी ख़याल है और इसके जो मरकज़ी कहानी है जो फ्योदोर दोस्तोयेवस्की ने बयान की है क्राइम एंड पनिशमेंट के हवाले से, तो वो आप तक पहुंच जाए। आज का हमारा ये लेक्चर क्राइम एंड पनिशमेंट के हवाले से है। क्राइम एंड पनिशमेंट फ्योदोर दोस्तोयेवस्की का वो अजीम नावल है जिसने फ्योदोर दोस्तोयेवस्की को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया, और फ्योदोर दोस्तोयेवस्की जो है वो इसी नावल से पूरी दुनिया में बतौर शायर, अदीब, अफसाना निगार, नॉवलिस्ट, कहानी को माना और पहचाना जाता है। वैसे तो 20 नावल हैं, बहुत मशहूर नावल इसके अलावा भी हैं, लेकिन इस नावल ने फ्योदोर दोस्तोयेवस्की को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। तो हम कोशिश करते हैं कि इस मुख्तसर तकरीबन 30-40 मिनट में हम आप तक ये पूरा नावल पहुंचा दें। 1849 22 दिसंबर का दिन था और रूस के शहर साइबेरिया, जो कि पूरी दुनिया में सरतरीन इलाका है, उसमें एक फायरिंग स्क्वाड के सामने 10 से 12 कैदी मौत का, गोली का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि फायरिंग स्क्वाड ने बंदूकें तान ली हुई थी और सामने 8 कैदी 10 या 12 मौजूद थे। एक कतार थी 10 से 12 कैदियों की, जो कि स्क्वाड ने गोली उन पर चलाना थी और वो मौत की सजा पर अमल दरामद हो जाता। उस वक्त के जार फर्स्ट, रूस का जो शहनशाह था, उसने इन कैदियों को सजा का हुक्म सुनाया था और इनके खिलाफ इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने ज़ारे फर्स्ट जो था, निकोलस द फर्स्ट के खिलाफ बगावत की कोशिश की है और उसकी हुकूमत को गिराने की कोशिशों में इन्होंने हिस्सा लिया है, तो इनको सजाए मौत दी जाए। इन 10 से 12 कैदियों में से एक कैदी फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, नौजवान यंग कैदी था, जो फायरिंग स्क्वाड को मुखातिब हुआ कि तुम कितने अजीब लोग हो कि जो हमें आपने जो गाउन पहनाया हुआ है वो कितना भद्दा गाउन है, उसका डिजाइन तक ठीक नहीं है, आप कोई काम तो ढंग का कर सकते नहीं हो और हम पर गोली चलाने के लिए तैयार बैठे हो। इस बात का फायरिंग स्क्वाड को गुस्सा भी आया और उनको इस नौजवान कैदी की इस बात पर हंसी भी आई, लेकिन फायरिंग स्क्वाड में से जो कैप्टन था, उसने उसकी फ्योदोर दोस्तोयेवस्की जो कैदी था, जिसने ये बात की थी, बात करने की जुर्रत की थी, उसकी कनपट्टी पर बंदूक यहां लगा दी और ज़ारे फर्स्ट की, निकोलस द फर्स्ट का हुक्म का इंतजार करने लगे कि जैसे ही जार फर्स्ट का हुक्म आएगा गोली चलाने का, तो इनको गोली मारकर
कत्ल कर दिया जाएगा, इनको हलाक कर दिया जाएगा। इसी दौरान एक फायरिंग स्क्वाड की नजर पड़ी कि दूर से एक फौजी जो है हाथ में सफेद रंग का झंडा लहराते हुए तेजी से दौड़कर आ रहा है, जिसने आते ही जार फर्स्ट का हुक्म पढ़कर सुनाया कि निकोलस द फर्स्ट ने इन तमाम कैदियों की सजाए मौत को तो माफ कर दिया गया है और इनकी सजाए मौत को 4 साल कैद बामुशक्कत में मुंतकिल कर दिया है और बाकी तमाम जिंदगी जो है इन्होंने लाजमी मिलिट्री सर्विस में गुजारनी है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है इनके पास, अदरवाइज इनको गोली मारकर हलाक कर दिया जाएगा। वो कैदी जो सर्दी और मौत दोनों के खौफ और दबदबे में ठिठर ठिठर कर कांप रहे थे, कुछ उनमें जिंदगी की रौनक दोबारा आई कि चलो हमारी जिंदगी तो खत्म नहीं हो रही, हम किसी न किसी तरह साइबेरिया के जंगलों में, सख्त तरीन जंगलों में, वहां बनाई हुई जेल में कैद किसी न किसी तरीके से काट लेंगे और गो कि हम अपनी जिंदगी लाजमी तौर पर मिलिट्री सर्विस में ही गुजारेंगे, लेकिन जिंदा तो रहेंगे। इस दुनिया में जिंदा रहना ही बड़ी बात है, मौत के तो हवाले नहीं हो जाएंगे, अदम का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। इसके बाद नावल कुछ इस तरह आगे बढ़ता है कि फ्योदोर दोस्टोवस्की जिसने ये अजीम नावल लिखा, वो ये लिखता है कि इस नावल का जो उसने आइडिया लिया था, जो इंस्पायरेशन ली थी, वो एक पिया लारेस शायर था फ्रांसीसी, जिसने 2 कत्ल किए थे, लेकिन वो इन 2 दोनों मर्डर्स पर वो शर्मिंदा नहीं था, बल्कि इसके जवाज में उसने कई नज़में भी लिखी थी, कई अशआर भी कहे थे और चंद नसरी पैरे भी लिखे थे। और वो ये कहता था कि एक अच्छे काम के लिए एक बुरे इंसान का कत्ल करना जायज़ है। तो इसी तरह फ्योदोर दोस्तोवस्की इस अजीम हकीकी पिया लारेस, जो कि फ्रांसीसी शायर था जिसने 2 कत्ल किए थे और उसको 1936 में सजाए मौत सुना दी गई थी और उसकी गर्दन को तलवार से काटकर जिस्म से अलग कर दिया गया था और उसकी सजाए मौत एग्जीक्यूट हो गई थी। लेकिन दौरान ट्रायल जब पिया लारेस को, उस शायर को, उस कातिल को जब अदालत में ट्रायल के लिए पेश किया जाता था, तो एक बहुत बड़ा अवाम का हजूम बाहर इकट्ठा हो जाता और वो फ्रांस के शहर में बहुत मकबूल हुआ और बहुत से उसके मद्दाह पैदा हो गए। लेकिन ट्रायल के दौरान उसको सजाए मौत हुई, जो 1936 में एग्जीक्यूट हो गई। फ्योदोर दोस्तोवस्की हमें यह बताता है कि क्राइम एंड पनिशमेंट का जो मेन किरदार है वो रस्कोल्निकोव है, जो कि एक यंग मैन है जो गांव से अपनी बीए की तालीम खत्म करके शहर में लॉ की डिग्री हासिल करने आया है और वो रूस के शहर सेंट पीटरबर्ग में आया है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर अपनी एलएलबी की डिग्री हासिल कर सके। लेकिन रस्कोल्निकोव इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का शिकार है। वो ये समझता है कि मुझ जैसा ज़हीन कोई नहीं है और वो ये भी समझता है कि अच्छाई और बुराई में क्या फर्क है और उसका ये भी अकीदा है कि
किसी भी बुरे शख्स को कत्ल किया जा सकता है, क्योंकि बाकी माशरे को उससे बचा लिया जाए, उसको कत्ल करके बाकी लोगों को उससे महफूज किया जा सकता है। तो लिहाजा बुरे शख्स का कत्ल एक अच्छे काम के लिए कत्ल नहीं है, वो जुर्म नहीं है, बल्कि ये तो अच्छाई का काम है। फ्योदोर दोस्तोयेवस्की ने अपने इस अजीम नावल क्राइम एंड पनिशमेंट में कुछ ऐसे सवालात हैं जिनको बुनियाद बनाकर ये पूरा नावल लिखा है। सवाल ये है कि क्या अच्छाई और बुराई वाकई ही मौजूद हैं, और अगर अच्छाई और बुराई वाकई ही मौजूद हैं तो फिर कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा। दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या स्टेट हुकूमत की तरफ से किसी भी मुजरिम को जुर्म की सज़ा कोड़ों और जेल की सूरत में मिलना क्या सिर्फ यही जुर्म है, या इसके अलावा यही सज़ा है, या इसके अलावा कोई और सज़ा भी है और इसी तरह कोई और जुर्म भी है। इसके अलावा क्या एक शख्स जो कि इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का शिकार है, यानी कि रस्कोल्निकोव, जो ये समझता है कि इंसान बुराई के खात्मे के लिए और मुआशरे में अच्छे काम करने के लिए किसी भी शख्स की ईमन जान भी ले सकता है, ये उसे अख्तियार हासिल है और ये उसे जवाज है, तो ये भी रस्कोल्निकोव समझता है। लेकिन रस्कोल्निकोव जो कि गांव से शहर में बीए के बाद एलएलबी की डिग्री, लॉ कानून की डिग्री हासिल करने आया हुआ है, वो इतना गरीब है कि वो एक पुरानी इमारत 5 मंजिला इमारत में उसने एक कमरा बिल्कुल टॉप ऊपर की तरफ लिया हुआ है। वो कमरा भी स्क्वायर शेप में नहीं है, बल्कि उस एक अलमारी की तरह बना हुआ है। इतना छोटा सा कमरा है कि वो कमरा कम लगता है और अलमारी ज्यादा लगती है। उसकी वजह यह थी कि वो गरीब था, वो किसी अच्छे अपार्टमेंट में कोई अच्छा घर किराए पर लेकर नहीं रह सकता था। इसी के साथ ही रस्कोल्निकोव इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का भी शिकार था और वो ये समझता था कि मुझसे ज्यादा ज़हीन कोई शख्स नहीं है। इसके बाद इस कहानी का, इस नावल का दूसरा जो किरदार है वो सामने आता है कि जब रस्कोल्निकोव अपने घर की सीढ़ियां उतरते हुए उसी 5 मंजिला इमारत की एक अपार्टमेंट में बुढ़िया एवेलोना जो कि पान ब्रोकर होती है, जो लोगों की कीमती चीजें गिरवी रखकर चंद रूबल उधार देती है, और अगर उधार लेने वाला कुछ मखसूस अरसे तक उसकी उधार की रकम मा इंटरेस्ट सूद वापस न करे तो वो बुढ़िया पान ब्रोकर उसकी वो कीमती अशिया बेच भी सकती है, जब्त कर सकती है, ये उसे अख्तियार हासिल है। इस दफा रस्कोल्निकोव अपनी एक कीमती मगर पुरानी घड़ी लेकर बुढ़िया पान ब्रोकर एवेलोना के घर आया हुआ है और उसे कहता है कि ये घड़ी तुम रख लो और इसके बदले मुझे 5 रूबल उधार दे दो। लेकिन बुढ़िया पान ब्रोकर कहती है कि ये तो सिर्फ इसके आपको 2 रूबल मिलेंगे, इसके अलावा मैं नहीं दे सकती। रस्कोल्निकोव जो कि बहुत ही गरीब था, बल्कि इस तरह कहूं कि गुर्बत के चीथड़ों में लिपटा हुआ रस्कोल्निकोव मरता क्या न करता, इसी 2 रूबल को ही उसने मंजूर किया और अपनी कीमती घड़ी उस बुढ़िया पान ब्रोकर एवेलोना को
उसने गिरवी रखकर 2 रूबल ले लिए और अपार्टमेंट से बाहर निकलकर सड़क की तरफ रवां दवां हो गया। लेकिन वो अपने ज़हन में और अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करता हुआ बड़बड़ाता हुआ जा रहा था और बार बार उसके ज़हन में एक बात आ रही थी कि अगर इंसान के आगे बुज़दिली आड़े ना आए तो वो बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है। एक बुज़दिली है जो इंसान को कोई काम नहीं करने देती। अगर ये बुज़दिली आड़े ना आए तो इंसान बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है। और इसी के साथ ही उसके ज़हन में ये भी आता है कि क्या एक इंसान बुराई के खात्मे के लिए किसी भी इंसान की जान भी ले सकता है, क्योंकि उसके ज़हन में ये ख्याल आता है कि इस बुढ़िया पान ब्रोकर जो कि जालिम है, जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाती है, कीमती अशिया उनसे लेकर चंद रूबल उनके हवाले करती है और मखसूस अरसे तक वापस ना करने पर उधार वो उनकी चीजें बेच देती है। लिहाजा ये बुढ़िया इस मुआशरे के लिए एक जालिम इंसान का रूप धार चुकी है और इसको मार देना, कत्ल कर देना कतन कोई जुर्म नहीं है, बल्कि एक अच्छाई का काम है और ये कोई बुराई नहीं है। और फिर उसके ज़हन में वही फिक्रा दोबारा दोहराया जाता है कि अगर बुज़दिली आड़े ना आए तो इंसान बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है। इसी के साथ ही ये बातें करता बड़बड़ाता वो एक कैफे में जाता है, वुडका के 2 पैक लगाता है और उसके असाब कुछ नरम होने लगते हैं और वो वक्ती तौर पर अपनी गुर्बत को भी भूल जाता है और अपनी इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का भी शिकार नहीं होता। अच्छाई और बुराई की इन बहसों से भी निकलकर बाहर आ जाता है, क्योंकि शराब की वजह से, अल्कोहल की वजह से उसके असाब नरम होने लगते हैं और वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है। लेकिन वो इतनी पी लेता है कि जैसे ही कैफे से बाहर निकलता है, डगमगाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ करीब झाड़ियों में गिर जाता है और जब वो गिरता है तो उसे खूब नींद आ जाती है और वो बेहोशी की नींद सो जाता है। नींद में वो एक सपना देखता है। सपने में वो क्या देखता है कि अपने गांव में पहुंच चुका है और उसकी उम्र 7 साल की है। वो एक दिन अपने गांव के चौक में खड़ा देख रहा है कि बहुत दूर से एक घोड़ा गाड़ी आ रही है जिस पर चंद लोग सवार हैं, लेकिन उस चौक पर किसानों का एक हजूम जो उसी वक्त कैफे से निकला है, शराब पीकर हंसी लूट पूट मजाक करते हुए खड़ा है। और वो भी घोड़ा गाड़ी जब उस चौक में आई तो वो तमाम किसान जो शराब के नशे में धुत थे वो भी उस घोड़ा गाड़ी की तरफ लपके और तमाम के तमाम उस पर सवार हो गए। घोड़ा गाड़ी का घोड़ा मरियल सा घोड़ा था। वो कोई मजबूत या नौजवान घोड़ा नहीं था, बल्कि बूढ़ा घोड़ा था। अब उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो दौड़ता। अब उस पर वजन भी मामूल से ज्यादा आ चुका था उस घोड़ा गाड़ी पर। तो इस तरह वो घोड़ा ऐसा ऐसा चलता जा रहा था। लेकिन किसानों का लीडर निकोल का उसने उसको कोड़े मारने शुरू कर दिए कि तुम भागो, दौड़ो, सरपट दौड़ो। लेकिन घोड़ा कैसे सरपट दौड़ सकता था? उसके पल्ले इतनी जान ही नहीं थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो दौड़ सकता। वो तो अपनी जिंदगी की सांसें भी बड़ी मुश्किल से ले रहा था। लेकिन निकोलका ने आगे चंद आहिस्ता आहिस्ता चलने के बाद घोड़ा गाड़ी जो है वो घोड़ा रुक जाता है और निकोलका उसे खूब मारता है और तमाम किसान भी नीचे उतर आते हैं और जिसके हाथ जो आता है उस घोड़े को मारने लग जाते हैं।
7 साला रस्कोल्निकोव सपने में ये देख रहा है कि तमाम किसान और उनका लीडर निकोलका जो है वो घोड़े को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और घोड़ा चंद देर बाद ही कुछ लंबे सांस लेता है और मजबूर और बेचार आखिर मर जाता है। इस पर रस्कोल्निकोव घोड़े की तरफ भागता है, उस मरे हुए घोड़े को सर को वो प्यार करता है, चूमता है, और उसके बाद फौरन इरादा करता है कि किसानों के लीडर निकोलका को मैं कत्ल कर देता हूं, जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है कि एक बेगुनाह घोड़े को उसने मार दिया है। क्योंकि ये अब बूढ़ा हो चुका था, अब ये भाग नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो चल तो रहा था, वो घोड़ा गाड़ी को चला तो रहा था, वो लोगों को सफर तो करवा रहा था, लेकिन वो भाग इसलिए नहीं सकता था कि उसके अंदर अब इतनी सकत नहीं रही थी कि मामूल से ज्यादा वजन वाली गाड़ी को खींचकर सरपट दौड़े। वो रस्कोल्निकोव 7 साल रस्कोल्निकोव उठता है और ये कहता है कि अब मैं निकोलका को जान से मार दूंगा, उसने ये जुल्म किया है। वो अपनी इस कोशिश में रस्कोल्निकोव कामयाब होता है या नहीं, वो इसलिए कि इसके बाद उसकी आंख खुल जाती है झाड़ियों में। वो तो ख्वाब देख रहा था, शराब पी के आया था और सो गया था, और उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन फौरन उसके ज़हन में यही सवाल आता है कि क्या बुढ़िया पान ब्रोकर एवेलोना का कत्ल जायज है? क्या मुआशरे को बुराई से बचाने के लिए एवेलोना का कत्ल जायज है? जिस तरह उसने ख्वाब में देखा था कि एक अच्छे काम के लिए वो किसानों के लीडर निकोलका के कत्ल के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि किसानों के लीडर निकोलका ने और उसके साथियों ने एक मासूम जानवर घोड़े की जान ले ली थी, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी कसूर के। तो अब वो यही सोचता है कि अब एवेलोना का कत्ल भी जायज है, मैं उसको मारकर इस माशरे को एवेलोना के पान ब्रोकर के जुल्म से निजात दिला कर ही रहूंगा। इसके बाद वो वहां से उठता है और सीधा अपने अपार्टमेंट में चला जाता है, जो कि एक पुरानी 5 मंजिला इमारत होती है, जिसमें बाकी भी तमाम अपार्टमेंट जो होते हैं, वो घर जो होते हैं, उनमें कोई मजदूर रहता है, कोई क्लर्क रहता है, और इसी तरह कोई स्टूडेंट है जो दूर से पढ़ने आया हुआ है शहर सेंट पीटर्सबर्ग में। तो इसके अलावा और कोई वहां पर अच्छा अमीर शख्स नहीं बसता था, या इस पान ब्रोकर बुढ़िया एवेलोना का अपार्टमेंट था। उसके ज़हन में रस्कोल्निकोव के ज़हन में ये चल रहा था कि अब मैंने बुढ़िया पान ब्रोकर एवेलोना का कत्ल करना ही करना है, और वो अपने अपार्टमेंट से निकलता है रात के वक्त 6 बजे, और 13 सीढ़ियां उतरने के बाद वो किचन से कुल्हाड़ी उठाता है और अपने कोट के अंदर उस कुल्हाड़ी को, तेज धार आले को छुपाकर सीधा एवेलोना के अपार्टमेंट के बाहर घंटियां देना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया बाहर आती है, तो ये बहाना बनाने के लिए, कोई मौकफ अपनाने के लिए उस दिन रस्कोल्निकोव अपने साथ पुराना सिगरेट केस लाया था, और बुढ़िया को कहता है कि ये लो, ये सिगरेट केस है, ये आप रख लो, और इसके बदले मुझे चंद रूबल उधार दे दो, मुझे सख्त पैसों की जरूरत है। बुढ़िया ने कहा, नहीं, ये तो बहुत पुराना सिगरेट केस है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। जिस पर रस्कोल्निकोव ने फौरन कहा, नहीं, ये तो चांदी का
सिगरेट केस है, ये तो बहुत कीमती है, जिस पर बुढ़िया ने मुड़कर कमरे में जहां बल्ब की रोशनी ज्यादा थी वहां जाकर उसे करीब से देखने लगी और जोर लगाकर जब उसे खोलने लगी तो उस वक्त रस्कोल्निकोव की तरफ बुढ़िया की पीठ थी और उसका मुंह दूसरी तरफ था, बल्ब की रोशनी की तरफ, नीचे की तरफ। जब वो सिगरेट केस को खोलने की कोशिश कर रही थी और उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये वाकई सिल्वर का है, तो जिस पर फौरन रस्कोल्निकोव ने अपने कोट से कुल्हाड़ी निकाली, क्योंकि उसे मौका मिल चुका था। बुढ़िया का मुंह दूसरी तरफ था और उस घर में और कोई शख्स मौजूद नहीं था, तो उसने कुल्हाड़ी निकाली और कुल्हाड़ी की उल्टी साइड पूरे जोर के साथ मशीनी अंदाज में बुढ़िया के सर पर दे मारी, जिससे बुढ़िया फर्श पर नीचे गिर गई। फर्श खून से रंगीन हो गया, बुढ़िया जान बहक हो गई। रस्कोल्निकोव बेसुध खड़ा था, उसे कोई डर नहीं महसूस हो रहा था, उसे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, उसे कोई पछतावा फील नहीं हो रहा था, बल्कि इंटेलेक्चुअल एरोगेंस में उसे ये फील हो रहा था कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है कि एक अच्छाई के लिए मैंने ये एवलोना का कत्ल किया है, पान ब्रोकर का, और बाकी तमाम लोगों की इसके जुल्म सितम से जान छुड़वाई है। लेकिन इसी दौरान उसे कदमों की चाप की आवाज सुनाई देती है, जिससे रस्कोल्निकोव घबरा जाता है और फौरन ही पर्दे के पीछे साथ वाले कमरे में छुप जाता है और देखता है कि बुढ़िया एवलोना की बहन लिज़ावेटा आई है, जो अपनी बहन की लाश देखकर और पूरे फर्श पर खून देखकर घबरा जाती है और उसी खौफ में जो है वो चीखने चिल्लाने लगती है, जिस पर रस्कोल्निकोव फौरन ही दूसरे कमरे से उस लिज़ावेटा वाले कमरे में आ जाता है कि इसके शोर से अपार्टमेंट के, इस इमारत के बाकी लोग ना आ जाएं। तो उसने वो सीधी कुल्हाड़ी, एवलोना को तो उसने उल्टी कुल्हाड़ी मारी थी, लेकिन लिज़ावेटा एवलोना की जो बहन थी, बुढ़िया पान ब्रोकर की जो बहन थी, लिज़ावेटा जो उस वक्त खौफ से चिल्ला रही थी, उसको सीधी कुल्हाड़ी उसके सर पर दे मारी और वो भी फर्श पर गिरी। फर्श खून से रंगीन हो गया और वो भी फौरन मर गई। अब रस्कोल्निकोव को महसूस तो नहीं हो रहा था खौफ, जहन में खौफ नहीं था, दिल में खौफ अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उसके हाथ भी कांप रहे थे, उसके पांव भी कांप रहे थे। और उसके बाद फौरन उसने कुल्हाड़ी कोट के अंदर छुपाकर वहां से सीधा अपने अपार्टमेंट की तरफ आ गया। अंदर से उसने कुंडी लगा ली। अच्छी बात यह हुई कि उसे अपने अपार्टमेंट से बुढ़िया की अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए और वापस दोनों बहनों का कत्ल करने के बाद वापस जाते हुए या आते हुए किसी ने नहीं देखा था। अब रस्कोल्निकोव जब आकर बैठा तो उसने देखा कि उसके तो सारे कपड़े ही खून से भर चुके हैं, उसके हाथ, उसके पांव और उसका जो कोट है और कुल्हाड़ी, वो तमाम खून आलूद हो चुके हैं, रंगीन हो चुके हैं। वो वॉशरूम में जाता है और अपने कपड़े तब्दील करता है, शावर लेता है, नहाता है, कुल्हाड़ी को भी साफ करता है और कुल्हाड़ी को और अपने पुराने कपड़े जो खून से भरे हुए थे, जुराबे और ईवन के जूते, वो जमीन में गड्ढा खोदकर उनको छुपा लेता है। और जब उसने एवलोना का कत्ल किया था और पान ब्रोकर बुढ़िया का और उसकी बहन का कत्ल किया था, तो उस लम्हे रस्कोल्निकोव ने
उसके घर में पड़ी हुई वो तमाम चीजें, कीमती चीजें जो लोग गिरवी रख कर जाते थे उससे उधार लेने की खातिर, वो भी वापसी पर उनका तमाम की एक गठरी बनाकर ले आया था। वो भी उसने अब जमीन में गड़ा खोद कर छुपा दी। अब रस्कोल्निकोव की जात के अंदर फितरत का तजाद उसके नाम के मानों की तरह पूरी तरह शुरू हो चुका था, क्योंकि रूसी जबान में रस्कोल्निकोव का मतलब ही ये है कि दो हिस्सों में बटा हुआ, दो टुकड़ों में बटा हुआ शख्स, दो रुख पर बेअक वक्त चलने वाला शख्स। तो अब उसके जहन में और दिल में ये ख्याल पैदा हो रहा था कि चलो बुढ़िया पान ब्रोकर का कत्ल तो मैंने जायज किया है, लेकिन मैंने उसकी बहन लिजावेटा का कत्ल नाजायज किया है और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि बुढ़िया का कत्ल, एवेलोना का कत्ल तो जायज था क्योंकि वो लोगों पर जुल्म करती थी, लेकिन लिजावेटा का क्या कसूर था जिसको मैंने बेगुनाह कत्ल कर दिया है। तो अब वो बहुत परेशान, मुस्तरब और हत्ता के कपकपाने की सूरत में ऐसे हो गया, और वो इसी हालत में, उसे नींद तो नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो गहरी नींद सो गया। रात के वक्त उसे खूब बुखार आ लेता है और वो फौरन उठकर बैठता है कि अब इन दोहरे कत्लों का क्या बनेगा। मैंने बुढ़िया एवेलोना का कत्ल तो जायज किया है, लोगों को इसका मैं जवाब भी पेश कर सकता हूं, उनको मैं इस मंतक से, लॉजिक से उनको सेटिस्फाई कर सकता हूं कि मैंने लॉजिक और मंतक के तमाम असूलों को मद्देनजर रखते हुए एवेलोना का कत्ल किया है। लेकिन इस बात का लोगों को और पुलिस को क्या जवाब दूंगा कि मैंने लिजावेटा, उसकी बहन का कत्ल क्यों किया है। फितरत का ये तजाद अब अंदर ही अंदर से रस्कोल्निकोव को खा रहा था। वो मुस्तरब होकर बाहर निकला, सीधा कैफे में गया, वुडका के 2 पैक लगाए। वहां पर इसकी मुलाकात नॉवल के एक और किरदार जो है मार्मेलादोफ से हुई, जो कि पुलिस क्लर्क था, रिटायर हो चुका था और अपनी बर्बादी का जश्न शराब पीकर मना रहा था। वो इस तरह कि जब दोनों मेज पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो रस्कोल्निकोव को मार्मेलादोफ ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद अब गुर्बत से वो इतने तंग आ चुके हैं कि अब उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं जो वो अपने घर दे सके, और अब उसकी उम्र भी उस स्टेज को पहुंच चुकी है कि वो कोई जिस्मानी मुशक्कत भी नहीं कर सकता, कोई मुलाजमत भी नहीं कर सकता प्राइवेट ही, कि ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। और इस वजह से उसकी बीवी, मार्मेलादोफ की बीवी जो है, वो हर वक्त उसके साथ लड़ती रहती थी और घर में इतनी गुर्बत थी कि 2 बेटियों को, सोनिया और उसकी छोटी बेटी, इन 2 और उसकी बीवी मार्मेलादोफ बीवी, 2 बेटियों एक बीवी को खिलाने का एक निवाले के भी उसके पास पैसे नहीं थे। मार्मेलादोफ बहुत परेशान था और इस हालत में वो रो रो कर, चीख चीख कर और अपने आप को कसूरवार गर्दानते हुए रस्कोल्निकोव को यहां तक बता देता है कि अब उसकी बेटी सोनिया, जो बड़ी बेटी है, वो तवाइफ बन चुकी है, महज इसलिए कि घर का गुजारा चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। इस वजह से सोनिया मजबूर है कि वो ये तवाइफ वाला धंधा करती है। मार्मेलादोफ इतनी शराब पी चुका था कि वो वहां पर बेहोश हो गया। जिसको रस्कोल्निकोव ने उठाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे उसको कुछ होश आया। तो उसने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूं।
रस्कोल्निकोव मार्मेलादोव को लेकर उसके घर तक जाता है उसे छोड़ने के लिए, क्योंकि उस रात वो इतनी शराब पी चुका था कि अब उसका खुद का जाना घर वो नहीं बनता था और ना ही वो जा सकता था। इसलिए रस्कोल्निकोव उसको छोड़ने के लिए उसके घर जाता है, और जब वो घर जाता है तो उसकी बीवी फौरन देखकर चीखती चिल्लाती है और मार्मेलादोव को गालियां देती है कि तुम फजूल हो, कोई काम नहीं करते सिवाय शराब पीने के, और तुम्हें कोई काम नहीं है, हत्ता कि तुम्हें अपनी बेटी की इज्जत का कुछ ख्याल नहीं, जो घर को चलाने के लिए तवाइफ बन चुकी है उसका भी तुम्हें कोई ख्याल नहीं। हालांकि इसकी उम्र तो ये थी कि तुम इसके हाथ रंगीन करते, इसकी शादी करते और छोटी बेटी को पढ़ाते, अच्छी तरबियत करते, लेकिन तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम फजूल शख्स हो। तो इस पर रस्कोल्निकोव मार्मेलादोव की बीवी को बताता है कि मार्मेलादोव खुद बहुत परेशान है, उसने अपने तमाम हालात उससे शेयर किए हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया आती है और वो भी अपने बाप से लिपट कर रोने लगती है। सोनिया जो कि हसीन और जमील लड़की होती है, जिसको रस्कोल्निकोव को देखकर उसी वक्त वो उसकी खूबसूरती पर मर मिटता है और अंदर ही अंदर से पहली ही नजर में उसे सोनिया से मोहब्बत हो जाती है। कतई नजर इस बात के कि वो तवाइफ बन चुकी है, लेकिन उसका हाल भी रस्कोल्निकोव जैसा हाल है। जिस तरह रस्कोल्निकोव ने एक अच्छाई के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए एलेनोरा का पान ब्रोकर का कत्ल किया था, इसी तरह ही सोनिया ने घर का गुजारा चलाने के लिए तवाइफ बनी थी। वो एक मजबूरी में आकर तवाइफ का उसने धंधा किया था, अपनाया था। तो इस वजह से एक सिमिलैरिटी, एक ममासलत नजर आई रस्कोल्निकोव को और सोनिया के दरमियान। तो चलते हुए वो जाते हुए उसके पास जो 2 रूबल थे वो भी वो मार्मेलादोव के घर खिड़की के पास रखकर चल पड़ा। आते ही उसके दिल में अब ये बात और जहन में ये ख्याल आया कि अब तो पूरे इलाके को पता चल चुका है, पूरे शहर सेंट पीटर्सबर्ग में इस दोहरे कत्ल की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं जानता कि इन 2 बहनों का कातिल कौन है। लेकिन एक ना एक दिन पता तो जरूर चल जाएगा और मेरा क्या हाल बनेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं खुद ही जाकर पुलिस स्टेशन में कन्फेस कर दूं, क्योंकि मैंने एवेलुना बुढ़िया पान ब्रोकर का कत्ल करके तो कोई बुरा काम नहीं किया। मैं इसलिए कन्फेशन करना चाहता हूं, एतराफ़े जुर्म करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उसकी बहन लीजा वीटा का जो कत्ल किया है वो बेहक बेगुनाह उसका कत्ल किया है। उसका तो कोई जुर्म ही नहीं था, वो तो मासूम इंसान थी, बेगुनाह इंसान थी, उसका कत्ल मैंने क्यों किया है। इसी कश्मकश में वो चलता हुआ जाता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं, लेकिन पुलिस स्टेशन की सड़क मुड़ता है। जैसे ही पुलिस स्टेशन नजदीक आता है वो पुलिस स्टेशन से अंदर नहीं जाता, बाहर से ही मुड़कर वापस आ जाता है और अपने फ्लैट में चला जाता है। रात काफी हो चुकी है, वो सो जाता है। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और फिर नींद में ही आधी रात को उसको तेज बुखार होता है और वो कपकपाने लगता है। उस पर कपकपी तारी हो जाती है बुखार की वजह से। और अगले दिन सुबह बेल होती है और एक बुढ़िया उसे नोटिस हाथ में थमाकर चली जाती है। रस्कोल्निकोव जब देखता है कि ये नोटिस तो पुलिस स्टेशन की तरफ से है तो उसका दिल बैठ जाता है और वो ये समझता है कि अब पुलिस को पता चल चुका है कि इन 2 बहनों का कातिल मैं ही हूं, इसलिए पुलिस का ये नोटिस आया है। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तो पुलिस स्टेशन वाले उसे ये कहते हैं कि आपकी मालकिन
थी जो मकान की, जिसके मकान में, जिसके अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है कि आप पिछले 5 माह से उसका किराया अदा नहीं कर रहे। लिहाजा ये आपको वार्न किया जाता है कि अगर आपने पिछले 5 माह का किराया और इस रनिंग मंथ का किराया ना दिया तो फिर आपके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और वो मकान भी आपसे खाली करवा दिया जाएगा। रस्कोल्निकोव पुलिस से बहुत जल्द किराया अदा कर देने का वादा करके आ जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो बेल होती है और जब वो दरवाजे पर जाता है तो उसका बचपन का दोस्त रोजमेन, जो कि एक ज़हीन शख्स होता है, एक सोशलिस्ट शख्स होता है, जो कि हर वक्त सोशल कामों में लगा रहता है, लोगों की कामों में लगा रहता है, लोगों के साथ ही रहता है, और वो ये कहता है कि तुमने ये अपना क्या हाल कर दिया है, मुझे तुम्हारा सारा पता चल चुका है, मैं अभी पुलिस स्टेशन से आया हूं, मैंने तुम्हारा तमाम किराया भी अदा कर दिया है। और उसने उसे चंद रूबल भी दिए और चंद 100 रूबल दिए, कुछ कपड़े नए दिए, उसके खाने के लिए कुछ ले आया। और रोजमेन ने उस वक्त डॉक्टर को भी बुला लिया कि आप इसका बुखार चेक करो और इसको मेडिसिन और दवाई दो। डॉक्टर वो भी आ गई, उसने भी चेक किया और उसने उसको दवाई पिलाई, इंजेक्शन लगाया, जिससे उसका बुखार तो फौरन टूट गया, लेकिन उसके अंदर का जो बुखार था, उसके अंदर का जो खौफ था, खास तौर पर लिजाविटा के कत्ल का खौफ, क्योंकि वो ये समझता था कि बुढ़िया पान ब्रोकर एवानोना का कत्ल तो मैंने जायज किया है, लेकिन लिजाविटा का कत्ल मैंने नाजायज किया है और इसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। दवाई देने के बाद डॉक्टर और रोजमीन आपस में बातें करने लगते हैं इस दोहरे कत्ल के बारे में। अब रस्कोल्निकोव को कत्ल के बाद के जो फैक्ट थे वो पता चलते हैं कि पुलिस ने उसी इमारत में रहते हुए एक मजदूर निकोलका को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे उस बुढ़िया के बालियां बरामद हुई हैं, जो लोग उसके पास कीमती सामान रखकर, गिरवी रखकर उधार ले जाते थे। तो उस निकोलका से वो बालियां मिली हैं जो बुढ़िया के पास गिरवी रखी गई थी, और वो इसी ही अपार्टमेंट के चौथे घर वाले बंदे की थी, जिसने कहा था कि मैं फलां डेट को पिछले माह यही बालियां बुढ़िया एवलोना को रख कर आया था। तो पुलिस ने कहा निकोलका से कि आपके पास ये बालियां कहां से आई, तो लिहाजा ये कत्ल आपने किया है। लेकिन निकोलका ने कहा नहीं, ये बालियां तो मुझे जमीन पर पड़ी हुई मिली हैं, मैंने वहां से उठाई हैं, इन 2 कत्लों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने एवानोना का भी कत्ल नहीं किया और उसकी बहन लिजाविटा का भी कत्ल मैंने नहीं किया। लेकिन पुलिस ने अभी उसे पकड़ा हुआ है और तफ्तीश जारी है। जैसे ही ये बातें डॉक्टर और रोजमेन की बातें जैसे ही रस्कोल्निकोव के कानों में जाती हैं तो उसके मुंह से अचानक निकलता है दरवाजे के पीछे, जिस पर रोजमेन और डॉक्टर दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये रस्कोल्निकोव को क्या हो गया है, ये तो अभी इसको दवाई और इंजेक्शन लगा था, ये तो बेसुध होकर पड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता इस पर गनूती तारी हो रही थी, तो ये क्या हुआ, अचानक इसके मुंह से निकल रहा है दरवाजे के पीछे। तो दरअसल बात ये थी कि रस्कोल्निकोव जब बुढ़िया को कत्ल करके उसका सामान जो लोगों ने गिरवी रखा हुआ था वो उठा चुका था, तो जब उसने कदमों की चाप की आवाज सुनी तो भागते हुए जब वो दूसरे कमरे में पर्दे के पीछे छुपने लगा था तो बालियां गिरकर दरवाजे के पीछे गिर गई थी। इसी वजह से वो बाद में जब मजदूरों का वहां से गुजर हुआ तो वो बालियां नीचे पड़ी थी और निकोलका ने उसे उठा लिया, जिस वजह से निकोलका अब इस कत्ल में फंस चुका था। पुलिस का शक उस
मजदूर निकोलका की तरफ था उन बालियों की वजह से। बहरहाल रस्कोल्निकोव ने ये बात तो नहीं बताई कि मैंने कत्ल किया है। हाँ, अलबत्ता उसने ये तासर देने की कोशिश की कि इस कत्ल के फैक्ट्स का, जिसे उस रस्कोल्निकोव को जितना पता है, सेंट पीटरबर्ग शहर में कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसको इस कत्ल के बारे में इतनी आगाही हो। रोजमेन रूसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मंतक, लॉजिक, जहीन। तो रोजमेन को ख्याल आता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इस दोहरे कत्ल का और रस्कोल्निकोव का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, लेकिन रोजमेन के पास इस बात का कोई अभी सबूत नहीं था और उसने अभी तक यही समझा था कि रस्कोल्निकोव की ये हालत, एक तो सबसे बड़ी इसकी हालत गुर्बत की वजह से है, और जो बुनियादी चीज है वो इसलिए कि रस्कोल्निकोव अपने ख्यालात में कट्टर हो चुका है, क्योंकि वो तन्हाई की जिंदगी बसर करता है। उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई क्लास फेलो उसका साथी नहीं है, वो किसी से बातचीत नहीं करता, वो किसी से मिलता नहीं है, और हाँ, अलबत्ता वो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का शिकार है। तो इसलिए रोजमेन रस्कोल्निकोव को कहता है कि अब तुम तन्हाई को छोड़ो, अब तुम लोगों से मिला जुला करो। देखो, मैं हर वक्त खुश रहता हूं, मैं सोशल हूं, हर वक्त लोगों से मिलता जुलता रहता हूं, इसलिए कभी परेशान नहीं हुआ। और तुम हर वक्त तन्हा रहते हो, लोगों से मिलते जुलते नहीं हो, उनसे बातचीत नहीं करते, हत्ता कि तुम तो अपने क्लास फेलोज से भी कोई दोस्ती नहीं करते, उनसे भी बात नहीं करते, तो इसलिए तुम्हारा ये हाल हो गया है। बहरहाल तुम अब अपने आप को चेंज करो और अपनी इस तन्हाई को छोड़ो और सोशल हो और लोगों से मिलो जुलो। इसके बाद रोजमेन और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और रस्कोल्निकोव को फिर वो ख्याल परेशान करने लगता है कि बुढ़िया एवोलूना का तो कत्ल उसने जायज किया है, लेकिन उसकी बहन लीजावीटा का जो उसने कत्ल किया है वो तो नाजायज कत्ल है, और जिस वजह से अब उसके अंदर खौफ भी था, अब उसके अंदर डर भी था और कपकपी भी थी। तो इस वजह से वो अपने आप से अब बातें करने लगा था, और यही अपने आप से बातें करते करते वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गया और सड़क पर चलता हुआ सीधा चौक पर, और चौक पर जाकर फिर वो शराब खाने में जाता है और फिर वुडका के 2 पैक लगाकर अपने आप को सहार देने की कोशिश करता है। और आज उसकी मुलाकात एक पुलिस क्लर्क रोजेवेट से होती है। रोजेवेट जो कि पुलिस का क्लर्क होता है, उससे भी वो इस किस्म की बातें करता है कि उससे वो कहता है कि तुम्हें ये पता है कि मैं आज शराब जो पी रहा हूं, ये जो हम खाना खा रहे हैं, तुम्हारे भी पैसे मैं अदा कर रहा हूं और अपने भी दे रहा हूं, तो ये पैसे मेरे पास कहां से आए हैं। पुलिस क्लर्क ये बात सुनकर परेशान हो जाता है कि ये रस्कोल्निकोव किस किस्म की बातें करने लगा है। उसके बाद रस्कोल्निकोव कहता है और ये तासुर देने की कोशिश करता है उस पुलिस क्लर्क को कि इन 2 बहनों के कत्ल के जितने फैक्ट्स रस्कोल्निकोव को पता है, सेंट पीटरबर्ग में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको इतने फैक्ट्स का पता हो। पुलिस क्लर्क को रस्कोल्निकोव पर शक तो होता है कि कोई ना कोई वजह, कोई लिंक जरूर मौजूद है उस दोहरे कत्ल का और रस्कोल्निकोव का, लेकिन ताहम अब बर वक्त कोई ऐसा सबूत नहीं है। और रस्कोल्निकोव कत्ल के तमाम फैक्ट्स बताता है, लेकिन आखिर में सिर्फ यही नहीं बताता कि कातिल कौन है। तो इस वजह से पुलिस वाला को शक तो है, लेकिन वो किसी सबूत के साथ ये नहीं कह सकता कि इन 2 बहनों का कातिल रस्कोल्निकोव है।
नॉवल का अगला किरदार जब आता है तो वो है इन्वेस्टिगेशन प्रोफेरे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रोफेरे सेंट पीटर्सबर्ग में दूसरे शहर से आया है, स्पेशल इस दोहरे कत्ल का सुराग लगाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोफेरे जो है वो बहुत ज़हीन और चालाक किस्म का एक पुलिस ऑफिसर है। उसने शहर में मुख्तलिफ किस्म के जाल बिछा दिए थे कि किस तरह, जिसकी मदद से, इन जालों की मदद से इस दोहरे कत्ल के कातिल की तरफ जाया जा सकता है, उसकी तरफ पहुंचा जा सकता है। उन चालों में से एक चाल और जाल ये भी था उस प्रोफेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, उसने उन तमाम आदमियों को अपने पास बुलाया हुआ था जिन्होंने अपना सामान उस बुढ़िया एवनोना को गिरवी रखकर उधार लिए थे। उन लोगों को बुलाया हुआ था और साथ ही ये कहा था कि आएं और अपनी चीजें आकर वो पुलिस स्टेशन से वापस ले जाए। लेकिन जो भी अपनी चीज उठाता तो प्रोफेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उससे चंद सवाल करता और उसको बड़े गौर से उसकी बॉडी लैंग्वेज के, उसके नॉमेनक्लेचर्स को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को और उसके डमीनियर्स को देखता और उसके बाद उसे जाने की इजाजत दे देता और उसे सामान भी उसने जो गिरवी रखा हुआ होता था वो भी उसे वापस दे देता। इसी तरह रस्कोल्निकोव जो पहले अपनी घड़ी रख चुका था एवलोना के पास गिरवी और कत्ल के वक्त उसने सिगरेट केस दिया था, तो ये रस्कोल्निकोव को भी बुलाया गया था पुलिस स्टेशन कि आप आओ और आकर अपने घड़ी और सिगरेट केस वापस ले जाओ। इसमें एक हुस्न इत्तफाक ये है कि रोजमेन का वो दोस्त था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रोफेरे। तो रस्कोल्निकोव ने जब अपने दोस्त रोजमेन को बताया कि पुलिस स्टेशन से उसे पैगाम आया है कि अपनी चीजें ले जाओ, घड़ी और सिगरेट केस जो उसने पान ब्रोकर एवनोना के पास गिरवी रखी थी, तो रोजमेन कहता है कि प्रोफेरे इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। तो वो रस्कोल्निकोव और रोजमेन दोनों हंसी खुशी बातें करते हुए पुलिस स्टेशन चल पड़ते हैं। रस्कोल्निकोव खुशी की एक्टिंग कर रहा था क्योंकि रस्कोल्निकोव के अंदर लिजावेटा का कत्ल का जो खौफ था, जो डर था, जिससे वो हर वक्त मुस्तरब और परेशान रहता था, महज उसको छुपाने की कोशिश थी, जिससे वो हंस भी रहा था। और उसका मकसद ये भी था कि पुलिस स्टेशन जा रहा है और यही वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रोफेरे है जो दूसरे शहर से आया है, जो स्पेशलिस्ट है किसी भी अननोन कत्ल का सुराग लगाने के लिए। तो अब वो उसके पास जा रहा है, इसलिए वो हद से ज्यादा अपने आप को खुश ज़ाहिर करते हुए, गप लगाते हुए रोजमैन के साथ उसके पास पुलिस स्टेशन में इंटर होता है और जाते ही वो प्रोफेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बातचीत शुरू कर देता है। रोजमैन उसका दोस्त था, तो पुलिस ऑफिसर जो प्रोफेरे था वो भी बेतकल्लफ हो गया, उसने चाय मंगवा ली और चाय और बिस्किट भी पिए जा रहे हैं। और इसी दौरान फलसफाए जुर्म व सजा, फलसफा इखलाक, इस पर बातें शुरू हो गई। प्रोफेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि बहुत चालाक था और अपने काम में माहिर था, उसने फौरन ही रस्कोल्निकोव से कहा कि पिछले दिनों मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था ऑन क्राइम, जिसमें आपने एक गैर मामूली शख्स का जिक्र किया था कि जो पूरी बाकी सोसाइटी से डिफरेंट है और वो कोई अच्छा काम करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है, हत्ता कि वो कोई क्राइम भी कर सकता है। उसे ये भी इजाजत होती है कि वो कोई क्राइम भी कर ले, हत्ता कि वो किसी का कत्ल भी कर सकता है। तो
आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपको वो कहता है कि हाँ, रस्कोल्निकोव कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स ये मैंने ही लिखा था, लेकिन इस कत्ल का, दोहरे कत्ल का और इस आर्टिकल का आपस में क्या ताल्लुक है? तो प्रोफेरे ने कहा नहीं, मैं तो वैसे ही, हमारी बातचीत चल रही थी, आप कह रहे थे कि कोई जुर्म नहीं होता, मुआशरे की नाइंसाफियां होती हैं जो किसी को जालिम मुजरिम बना देती हैं, अदरवाइज पैदाइशी कोई मुजरिम नहीं होता, हालात व वाक़ियात होते हैं जो इंसान को कोई बुरा काम या जुर्म करने पर मजबूर कर देते हैं। हत्ता कि तमाम इंसान बराबर हैं और एक ही फितरत की बुनियाद पर वो पैदा होते हैं। हाँ, वो जिसमें पलता बढ़ता है, अगर वो माहौल उसे अच्छा मिला है तो फिर तो वो अच्छा है, अगर वो माहौल ही उसे अच्छा नहीं मिला जहां पर वो पैदा हुआ है, जहां पर पला बड़ा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात उसके माली वसाइल हैं। अगर माली वसाइल उसके पास, असबाब अच्छे हैं तो वो खुशहाल होगा, अगर माली असबाब अच्छे नहीं हैं तो फिर वो बुराई करने पर भी मजबूर हो जाएगा। रस्कोल्निकोव को उस वक्त सोनिया का ख्याल आ रहा था कि सोनिया बज़ाहिर तो एक अच्छी और जिंदगी के मामलात को समझने वाली है, उसे अच्छाई और बुराई का इल्म है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन वो सिर्फ अपने घर का गुजर औकाफ करने के लिए उसने तवाइफ का धंधा अपनाया हुआ था। तो इसी तरह प्रोफेसर, जो कि एक प्रोफेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कि बहुत चालाक और ज़हीन था और अपनी फील्ड में मास्टर था, उसने एक और चुभता हुआ सवाल किया रस्कोल्निकोव को, क्योंकि अब प्रोफेरे को शक होने लगा था रस्कोल्निकोव पर। उसने ये कहा कि इस पूरे आर्टिकल को लिखते हुए आपके जहन में एक लम्हा के लिए तो जरूर आया होगा कि वो गैर मामूली शख्स आप हैं, जो किसी क्राइम का भी मुर्तकिब हो सकता है, उसे जुर्म करने की भी इजाजत होती है, क्योंकि वो समझता है कि वो अच्छा काम कर रहा है। जिस पर रस्कोल्निकोव बात को भांप दिया और उसने फौरन नो कहा। उसने कहा नो नो, मेरा लिखने का मतलब ये नहीं था, मेरे पूरा इस आर्टिकल को लिखते हुए मेरे ज़हन में एक लम्हे के लिए भी नहीं आया कि वो गैर मामूली शख्स मैं हो सकता हूं। इसके साथ ही वो मुलाकात खत्म हुई और प्रोफेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा, ये आपका सिगरेट केस है और ये आपकी वॉच है, ये वापस लें और अल्लाह हाफिज। रोजमेन और रस्कोल्निकोव सिगरेट केस और घड़ी वापस लेकर पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। रोजमेन रास्ते में उसे कहता है कि अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ शाम को जरूर 1 घंटा गुजारोगे, और इसी तरह अब आप तुम अपनी क्लास में जाओगे, वहां भी आपने अपने दोस्त बनाने हैं, अब तुम्हें सोशल होना पड़ेगा। तुम अपने ख्यालात में तन्हाई की वजह से इतने कटर हो चुके हो कि अब तुम अजीब अजीब सी बातें करने लगे हो, हालांकि पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। क्योंकि अब रोजमेन को भी शक गुजरने लगा था कि हो न हो इस दोहरे कत्ल का और रस्कोल्निकोव का कोई ना कोई आपस में ताल्लुक जरूर है, कि जितने इस कत्ल के फैक्ट्स इस रस्कोल्निकोव को पता है वो बाकी किसी को नहीं है। तो इस वजह से रोजमेन को भी शक था, और प्रोफेरे जो कि अपनी फील्ड में मास्टर था, उस मुलाकात के बाद अब उसका शक भी मजीद जो है वो ताकतवर हो चुका था, और अब उसने कई और दीगर जाल भी बिछा दिए थे असल कातिल तक पहुंचने के लिए। रोजमेन उससे खुदा हाफिज करते हुए चला जाता है अपने घर, और रस्कोल्निकोव अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। अपार्टमेंट में जैसे ही सोचता है तो उसको वो ख्याल आ लेता है कि बुढ़िया का कत्ल तो मैंने जायज किया है, पान ब्रोकर का, लेकिन मैंने उसकी बहन लीजा वीटा का कत्ल नाजायज किया है। तो इस मुस्तरब और परेशानी में उसे नींद नहीं आती और वो बाहर निकल आता है। सड़क पर दूर उसे चौक के नजदीक लोगों का रश दिखाई देता है। वो भागकर उधर जाता है, देखता है तो मार्मेलादोफ, जो कि उसे पहली दफा
शराब खाने में मिला था, जिसको छोड़ने वो गया था, उसके घर, जिसकी बीवी और उसकी बेटी सोनिया से उसकी मुलाकात हुई थी, वो मारमेलादोव जख्मी हालत में पड़ा है और लोगों ने बताया है कि अभी एक तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ी यहां से गुजरी है, जिसके नीचे मारमेलादोव, जो कि नशे में धुत था, आकर दम तोड़ चुका है। रस्कोल्निकोव ने कहा कि इसको तो मैं जानता हूं, ये तो मेरा दोस्त है, मेरा वाकिफ है। वो उसकी लाश को उठाता है और उसके घर ले जाता है। घर जाकर उसकी बीवी अपने खामद की नाश के साथ लपट कर रोने लगती है। सोनिया मासूम खूबसूरत चेहरे के साथ वो भी अपने बाप की नाश के साथ लपट कर रोने लगती है। रस्कोल्निकोव ये मंजर देखकर बहुत दुखी होता है और उसकी जेब में जो चंद रूबल होते हैं वो सोनिया को और उसकी मां को दे देता है कि इसकी तजहीज़ व तकफीन पर जो भी अखराजात हैं मेरी तरफ से ये आपको है। इसके बाद उसकी रस्म अदा होती है। रस्कोल्निकोव घर चला जाता है, लेकिन जमीर की खलिश ने उसे अब इतना परेशान कर रखा है कि अब उसने इरादा कर ही लिया है कि वो पुलिस से के सामने जाकर अपने जुर्म का इकबाल जुर्म करता है। लेकिन सोनिया की मोहब्बत भी उसे घायल कर चुकी है और इसी मोहब्बत की वजह से बजाय वो पुलिस स्टेशन जाकर इकरार जुर्म करता, वो सोनिया के पास जाता है और सोनिया से ये कहता है, सोनिया तुम बताओ कि अगर एक शख्स को जो कि बुरा हो पूरे माशरे से, उसको बचाने के लिए, उसकी बुराई से बचाने के लिए उसका मार देना, उसका कत्ल करना जायज़ है? जिस पर सोनिया ये कहती है कि मैं और तुम कौन हैं किसी की जान लेने वाले? ये तो अल्लाह ताला है, ये तो खुदा है, ये तो गॉड है जिसका काम है किसी की जान लेना। इंसानों का काम नहीं है, वो किसी की जान नहीं ले सकते। जिस पर रस्कोल्निकोव मजीद परेशान हो जाता है। वो अपने इस दोहरे कत्ल पर मजीद रंजीदा भी हो जाता है, संजीदा भी हो जाता है और इस पर उसे बहुत पछतावा भी होने लगता है और उसे ये पहली दफा एहसास होता है कि उसने चाहे लीजा वीटा का कत्ल हो या चाहे बुढ़िया पाम ब्रोकर का कत्ल हो, ये दोनों कत्ल उसने गलत किए हैं। पहले तो वो ये समझता था कि मैंने लीजा वीटा का कत्ल नाजायज किया है और बुढ़िया पान ब्रोकर का कत्ल जायज किया है क्योंकि वो बुरी थी, लेकिन लीजा वीटा जो कि बेगुनाह थी उसका कत्ल नाजायज था। तो अब सोनिया ने जब ये कहा कि ये तो सिर्फ गॉड है, ये तो खुदा है जो किसी की जान ले सकता है, मैं और तुम हम कौन होते हैं किसी की जान लेने वाले और ये बात करने वाले कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? ये तो गॉड को पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। सोनिया ये कहती है कि बज़ाहिर जो बाहर से अच्छा लग रहा होता है वो अंदर से बुरा होता है और जो बाहर से बुरा लग रहा होता है वो अंदर से अच्छा होता है। इन तमाम बातों का गॉड को इल्म है, गॉड के अलावा और किसी को इल्म नहीं है। जिस पर रस्कोल्निकोव बहुत परेशान हो जाता है। अब उसकी परेशानी और सोनिया की मोहब्बत इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं कि वो फौरन ये कह देता है कि सोनिया ये बताओ, अगर तुम्हें कोई ये कहे कि इस दोहरे कत्ल का कातिल मैं हूं तो तुम क्या कहोगी, तुम क्या करोगी? सोनिया बहुत समझदार थी, वो ये बात सुनते ही फौरन चौंकी और उसने एक और सवाल किया जिसका जवाब रस्कोल्निकोव ने कहा कि मैं तुम्हें सही तरह बता देना चाहता हूं, मैंने बुढ़िया पान ब्रोकर का कत्ल ये सोच समझकर और अपने आप को सेटिस्फाई करते हुए किया था कि ये मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा बल्कि एक अच्छाई के लिए एक बुरा काम कर रहा हूं।
जबकि लीजा बेटा का कत्ल मैंने बेगुनाह और बेकसूर किया था, जिसकी खलिश, ज़मीर की खलिश मुझे तंग व परेशान करती थी। लेकिन अब तुमसे बातें करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मैंने दोनों कत्ल गलत किए हैं। सोनिया कहती है कि रस्कोल्निकोव, ये तुमने क्या कर लिया अपने साथ। बहरहाल रस्कोल्निकोव भी कहता है कि सोनिया, तुम भी खूबसूरत हो, जवान हो, तुमने अपने साथ ये क्या कर दिया है, तुमने अपनी जिंदगी को क्यों जहन्नम बना लिया है। जिस पर सोनिया रस्कोल्निकोव को कहती है कि अब मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है, अब मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूं, क्योंकि तुम्हें भी हालात ने, तन्हाई ने, गुर्बत ने, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस ने ये करने पर मजबूर किया और तुमने कत्ल किया, बुरा काम किया। मुझे भी हालात ने, गुर्बत ने ये तवाइफ बनने पर मजबूर किया और मैं बनी। अब तुम्हें पुलिस के सामने कन्फेस करना होगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो पुलिस के सामने कन्फेस करो। तुम्हें जितनी भी सजा होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, और जैसे तुम्हारी सजा खत्म होगी मैं तुमसे शादी कर लूंगी और फिर हम सारी जिंदगी इकट्ठे रहेंगे, अपने गुनाहों की तौबा करेंगे और एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। जिस पर रस्कोल्निकोव पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपने जुर्म का इकरार कर लेता है। उसका ट्रायल चलता है, लोग, मोहल्लेदार आकर गवाही देते हैं। ये नहीं हो सकता, रस्कोल्निकोव तो बहुत अच्छा इंसान था, हाँ ये गरीब जरूर था, लेकिन ये कातिल नहीं हो सकता, इसने कत्ल नहीं किया। पूरे मोहल्ले ने, पूरे अपार्टमेंट की 5 मंजिलों ने उसके हक में गवाही दी थी, लेकिन प्रोफेर इन्वेस्टिगेशन ने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए थे कि अदालत के पास प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत था, लेकिन अदालत ने हालात वाकियात और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के तहत उसके करैक्टर को देखते हुए उसे सिर्फ 4 साल की सजा सुनाई। रस्कोल्निकोव को 4 साल की सजा हुई और वो साइबेरिया की जेल में 4 साल की कैद काटने के लिए चला गया। सोनिया भी अपने वादे के मुताबिक साइबेरिया की उसी जेल के पास एक आबादी में आ गई, वहां पर रहने लगी और कपड़े लोगों के सीकर गुजारा करने लगी। वो रोज जेल जाती, रस्कोल्निकोव से मिलती जुलती, उससे बातें करती और बाकी कैदियों के जो खत आए हुए होते थे उनके घर से, उनको वो पढ़कर सुनाती। उससे वो कैदी खुश हो जाते और वो कैदियों की तरफ से वापसी उनके घर भी खत लिखती और उनको पोस्ट करती। सोनिया रोज खाना बनाकर जेल जाया करती थी। वो रस्कोल्निकोव के साथ बातें करती मुलाकात के दौरान, और इसी दौरान बाकी कैदी भी आ जाते जिन्होंने अपने कोई खतूत पढ़वाने होते थे या उन्होंने अपने कोई खतूत लिखवाने होते थे। तो इस तरह ये नावल अपने इख्तिताम तक पहुंचता है कि 4 साल की सजा पूरी हो जाती है और रस्कोल्निकोव और सोनिया शादी कर लेते हैं। वो उसी आबादी में जो साइबेरिया की जेल के साथ थी उसी में रहना शुरू कर देते हैं। रस्कोल्निकोव भी अपने लकड़ी का कारोबार शुरू कर देता है और सोनिया जो है वो लोगों के कपड़े सीती है। दोनों शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी का उन्होंने आगाज कर दिया था। इसी के साथ ही ये नावल खत्म होता है। जी रिजवी को इजाजत, अल्लाह हाफिज।